This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो होती हैं जनाब पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, कुछ अहम माशी ख़बरें, कारोबारी ख़बरें, कुछ फ़ाइनेंस की ख़बरें और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ जिनके असरात पाकिस्तान की मईशत और दुनिया भर की मईशत के ऊपर रूनुमा हो सकते हैं। इसके साथ साथ हालात हाज़िरा की वो ख़बरें जो कि डायरेक्टली हमारी बिज़नेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, उनके मुतालिक हम बात करते हैं। डेली टाइम्स का ताज़ा शुमारा मेरे सामने होता है, इसको सामने रख के तमाम चीज़ें पढ़ता चला जाता हूँ, बोलता चला जाता हूँ। हाँ जनाब वाला, सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जानिब आते हैं। KSE 100 इंडेक्स जो है वो 92 पॉइंट्स जो है इजाफे के साथ कल बंद हुआ। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि कम रहा, ऐसा क्यों है, क्या सिलसिला है? लो ट्रेडिंग वॉल्यूम वाज हाईलाइट फॉर द डे। वॉल्यूम्स ड्राइड अप 28.17% टू 85.74 मिलियन। ऐसा क्यों हुआ? एक तो वजह ये थी कि कुछ मार्केट में गर्म थी बात के कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ मार्केट में गर्म थी बात के कुछ लोग पकड़े जाएंगे। सिलसिला कुछ ऐसा है कि हमारे मुल्क के अंदर स्टॉक मार्केट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर मूव नहीं करनी चाहिए, ताहम फिर भी इसके असरात जो हैं वो मार्केट के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। क्या हुआ? बहुत मीडिया के ऊपर गलत ख़बरें चलाई गईं, बहुत सारा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया गया, अफवाहें उड़ाई गईं। देखें, कॉरपोरेट वॉरफेयर दुनिया भर में होता है, कॉरपोरेट राइवलरी दुनिया भर में होती है। एक बिज़नेस ग्रुप दूसरे बिज़नेस ग्रुप को डिसलाइक करता है और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, एक दूसरे के मुफादात से टकराव होता है। ये बड़ी आम सी चीज़ है, इसको सामने रखते हुए मार्केट को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता। लेकिन चंद लोग हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के हैं। डिस्को डांस तो इस चीज़ का करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मुल्क से हुब्बुल वतनी का जज्बा उनके अंदर जो है वो उससे सरशार हैं। लेकिन इस हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होने के बावजूद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो कि हमारी मईशत की अक्कासी करती है, इसको नुकसान पहुँचाए जा रहे हैं, पहुँचाए जा रहे हैं, पहुँचाए जा रहे हैं, पहुँचाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मौजू के ऊपर और अपनी सोच को इस चीज़ के ऊपर फिक्स करना चाहिए कि हम नोटू ज़्यादा किस तरह कमाएंगे, उसी से हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारी स्टॉक मार्केट की कमज़ोरी ये रहती है कि हम चंद लोगों के जो है ना कंट्रोल में आ चुके हैं, तो वो कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। इसके लिए रेगुलेटर को भी शाबाश देनी चाहिए। वो रेगुलेटर का ही किरदार है, हुकूमतें इसके अंदर कोई ख़ास किरदार अदा नहीं करती। आई विल बी वेरी फ्रैंक, हुकूमतों का क्या लेना देना होता है? असल किरदार होता है रेगुलेटर का। रेगुलेटर संजीदगी से इन चीज़ों को देख रहा है और इन चीज़ों को रेगुलेटर को देखते भी रहना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि रेगुलेटर को एक और चीज़ को भी देखना चाहिए। मिस इन्फॉर्मेशन करने वाले लोग, ऐसे लोग जो कि मार्केट को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी ज़रिया इस्तेमाल कर रहे हैं, रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, गलत किस्म के रूमर्स की बुनियादों के ऊपर मार्केट को मूव कराना चाह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और यस झूठी एनालिसिस या गलत एनालिसिस करके दे रहे हैं, वो भी इसकी गिरफ्त में आना चाहिए, चाहे वो हम सब में से ही क्यों ना हो। मैंने सबकी सफ़ का जिक्र कर दिया। एनालिसिस हमेशा ठीक करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ ना, हमेशा लोग कहते नहीं यार हम मावरा हो जाएं, मार्केट रिस्क है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट मैल इंटेंट यानी बुरी नीयत अगर आपने रखी हुई है और आप एनालिसिस कर रहे हो तो वो तो गलत है ना। अगर आप अपने मुफादात को इज्तिमाई मुफादात और कौमी मुफादात के सामने रखते हुए एनालिसिस करो फिर तो गलत है। बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत गहरी बात कर दी, समझने वाले लोग समझ गए, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग समझ गए। क्यों वॉल्यूम नीचे जा रहे हैं? लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों में घबराहट है। 5 बड़े जो हैं, जिनमें से एक तो ज़ख्मी होकर ग्राउंड से बाहर जाके बैठ गया, बाकी बच गए 4। 5 निकले थे चलने करने चले थे शिकार, उनमें से 4 बच गए। अब तो भाई कहते हुए भी डर लगता है। वजह यह है कि बड़े बड़े प्रोग्राम भी बंद हो जाते हैं। इनकी कॉर्पोरेट राइवलरी के अंदर मीडिया बेचारी मार खा रही है। यार ये देखो, ऐसे भी तमाशे होते हैं। यह हमारा मुनफरिद मुल्क है जहाँ पर ये काम भी हो रहे हैं। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कहते हैं फिसलन में पैर नहीं रखना चाहिए, बड़े तरीके से चलना चाहिए। तरीका यही है कि कॉर्पोरेट राइवलरी का शिकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। और मैं अपने मीडिया पर्सनस को भी कहता हूँ
कि कॉर्पोरेट राइवलरी का शिकार होकर ख़ुद को नुकसान न पहुंचाएं। अपनी भरपूर कोशिश मैं भी करता हूं कि किसी भी कॉर्पोरेट राइवलरी का हिस्सा न बनूं। दूसरी जानिब अच्छी खबर बुरी खबर वो एक अलग चीज़ है। ऑयल राइजेस टुवर्ड्स $34 ऑन चांस ऑफ प्रोडक्शन कट। ओहो जनाबे वाला, बात यह है कि $34 की सतह के ऊपर आपका पहुंच गया सिलसिला ये। और ये हमारे साथ हुआ करते थे हमारे मेहमान, उन्होंने कहा था कि ये 29 जनवरी से आसमानी मोड़ दिखाई देगा। तो एक आसमानी मोड़ हमें ज़रूर दिखाई दिया है, तो वो आसमानी मोड़ अपनी जगह मौजूद है। $34 के ऊपर तेल की कीमतें पहुंच जाने से अहम बात ये $34 एक नया, जिसे आप कहते हैं, पस मंज़र तैयार होता है माशी क्रिकेट मैच के लिए। ऐसा मुमकिन है कि मार्केटें उसको मुस्बत अंदाज में लें, ये मस्बत अंदाज में लें। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केटें कॉशियस बिहेव करें। देखें, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी लस्सी को भी फूंक फूंक कर पीता है, क्योंकि वो जला हुआ होता है ना। तो मेन इशू ये है कि लोगों ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की है। आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने, उनको मैं रूमर मॉन्गरर नहीं कहूँगा, लेकिन जब 36,000 पे गई तो वो दीवारों से टकरे मारना शुरू कर दी, उन्होंने नहरों में छलांगे मारना शुरू कर दी, दीवाने हो गए और लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अब अगला रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो 40 या 50,000 पॉइंट। चंद लोग, मार्केट की बात करो, मार्केट के लोगों की बात करो। फिर क्या हुआ, मार्केट दबाव का शिकार हो गई। मैं काफ़ी अरसे से यही बात कर रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों को देखना है कि हमें बहुत ही कॉशियस होकर चलना है, मोहतात होकर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, रैश होके नहीं करना, रैश होके कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लोग बोलते हैं यार अली भाई हमेशा आप यही बात करते हो मोहतात की। मोहतात रहना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार जब मैं स्टॉक एक्सचेंज की कम बात करता हूँ, इसके माने ये होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से थोड़ा सा फासला रख लो। थोड़ी देर की बात होती है, फिर आसमान साफ हो जाता है, फिर उसके बाद फिर खुल के खेलो। मसला ये है कि आपको वक्त का तयन करना है कि किस वक्त पर आपको क्या काम करना है। अगर आपने वक्त का तयन ना कर रखा हो तो आपको क्या पता कौन सी चीज़ किस तरफ जा रही है। Gold retreats from 12-week high after Fed meeting. Gold retreated on Thursday as investors cashed in gains from previous day's rally. और जनाब ये लिखा हुआ है कि स्पॉट गोल्ड वॉज डाउन 0.6% एट 118.36, यानी कि $1,118 और 36 सेंट के ऊपर। और ये 10:33 GMT की हमारे पास खबर मौजूद है। ताज़ा तरीन में ये होता है कि थोड़ी सी तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा होती हैं, लेकिन एक एक दिन की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ें तय नहीं की जा सकती। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपना आप होराइज़न फॉर इन्वेस्टमेंट रखें। कुछ लोग कहते हैं होराइज़न फॉर इन्वेस्टमेंट क्या मतलब आपके भाई, टाइम होराइज़न है, आपको पता होना चाहिए। मैं डे ट्रेडर्स के लिए भाई प्रोग्राम नहीं करता, डे ट्रेडर्स के लिए हमारे और प्रोग्राम मौजूद, 2 प्रोग्राम और हैं। टिप्स ऑफ द ट्रेड है हमारे पास, जनाब हॉटलाइन है, उस पर आप डे ट्रेडिंग के मुतालिक। मैं तो आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म बता सकता हूँ। मीडियम टर्म के अंदर भी मार्केट ठीक नहीं लगती, लॉन्ग टर्म में भी मार्केट ठीक नहीं लगती, लेकिन डे टू डे यानी डे ट्रेडर्स जो हैं वो अपने फैसले रोज़ करते हैं, कभी कमाते हैं कभी नहीं कमाते। ये एक फैक्ट है, इसको हमें समझने की कोशिश करनी है। लेकिन मैं किसी को रोज़ाना की बुनियादों पर इन्वेस्ट करने की एडवाइस नहीं देता, क्योंकि इसमें फ़ायदा ब्रोकर का ज़रूर है, इन्वेस्टर का नहीं। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। हम डमी पोर्टफोलियो बनाते कंप्यूटर पे। टीचर मेरे बड़े खुश होते थे, आप पाकिस्तान से चले गए, बड़े मशहूर बड़े बैंकर थे, वो कहते थे तुम पोर्टफोलियो डमी बना के लाते हो, बड़ा मुनाफा होता है उसमें। भाई वो डमी पोर्टफोलियो है, नेट प्रैक्टिस और मैच में बहुत बड़ा फ़र्क है। देखो हमारे जो क्रिकेटर हैं नेट प्रैक्टिस में कितना अच्छा खेलते हैं, लेकिन मैच में जाके ठुस। तो ये इस वजह से आपसे जिक्र कर रहा था। चंद चीज़ें और हैं हमारे यहाँ। अमूमन में कुछ लोगों ने बहुत सारे सवालात शामिल किए, नाम आपके नहीं ले सकता, आखिर में सबके नाम ले दूंगा, जनरली फॉर्मेट का हिस्सा नहीं, लेकिन आपको बताता चलो बहुत सारे लोगों ने ये मेरिट की वायोलेशन की हमारे मुल्क में बात की कॉर्पोरेट लीडरशिप के अंदर। प्रॉब्लम यह है कि हम कॉर्पोरेट लीडरशिप की भी बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस कारोबार इसकी लीडरशिप की बात करें, इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन किया। जाहिर बात है जब आपके मुल्क के अंदर कॉर्पोरेट लीडरशिप यानी कॉर्पोरेट एंटिटीज़, बिजनेस एंटिटीज़, प्राइवेट बिजनेसेस के अंदर मीडियोकर लोग, यानी ऐसे लोग जो लीडरशिप की बुनियाद पर इंस्पायर नहीं करते अपने वर्कर्स को, उनके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं होती, उनकी अकल फहम जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, तो जाहिर बात है क्या वो अपने से अक्लमंद आदमी को ऊपर लाना चाहेंगे इदारे में? कभी नहीं। इसी वजह से ये मुल्क जो है इसका प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, अभी इकॉनमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर की बात, प्राइवेट सेक्टर दरहम बरहम हुआ है, ऐसी की तैसी हुई है उसकी। आप किसी फील्ड के अंदर चले जाएं,
मतलब हम ऐसे रेस में दौड़ते हैं जहां पर हम अकेले दौड़ते हैं, और अकेले भी दौड़ते हैं तब भी आखिरी नंबर पे आते हैं। यह हमारा बहुत बड़ा मसला क्यों है? प्रॉब्लम यह है कि मेरिट की वायलेशन, प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर के अंदर यही प्रॉब्लम। आपके जो इदारे का सरबराह है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जानिब देखें, आप जनाब सर्विस सेक्टर की जानिब देखें, लीडरशिप इंस्पायर नहीं करती, कमज़ोर लोग हैं। भले आप मुझे ये बताइए कि जब एक वीक इंसान टॉप के ऊपर बैठा होगा तो कैसे चाहेगा कि अक्लमंद, ज़हीन और पढ़े लिखे लोग ऊपर आएँ? वो तो चाहेगा नीचे रहें। इसी तरह हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर को बुरा भला कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर को, मैं अभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बुरा कहते रहते हैं, लेकिन फ्रैंक फैक्ट ये है कि इनकी अपनी कैपेबिलिटी कुछ नहीं। प्राइवेट सेक्टर की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं ना। देखिए सीमेंट सेक्टर के ऊपर बहुत डिस्को हुआ, सॉरी यार माजरत चाहता हूँ, ये हज़फ कर दिया करें। मैं इसलिए बड़े गुस्से में आता हूँ क्योंकि मैं कभी कभार बड़ा उबला बैठा होता हूँ कि मईशत में इतना पोटेंशियल है लेकिन ग्रोथ नहीं दिखा रही। तो सवाल मेरा ये पैदा होता है, सीमेंट में आपने कहा हम दुनिया पे छा जाएंगे, हम सबको खा जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, रिजल्ट 0/0। उतना नहीं निकाल सके ना आप अपने मुल्क के अंदर। जैसे मैंने बोला, आप अकेले रेस में दौड़ रहे हो, उसमें आप आखिरी नंबर पे आ रहे हो या पहले नंबर पे आ रहे हो। मुसाबकत में बताओ आपने क्या किया? क्या आपने एक्सपोर्ट की जो मार्केट्स थी उनको टैप किया? यहाँ पर लोग बोलते थे कि इंडिया के बॉर्डर के ऊपर हमारे सीमेंट साइलो तैयार हो जाएंगे, हम सीमेंट की बोरियाँ उठा उठा के अमृतसर में फेंक रहे होंगे। फेंक पाए? कुछ भी नहीं। आओ टेक्सटाइल की जानिब देखते हैं। लोग बोलते हैं ना कि ये बात है, ये लोग बोलते हैं यार आप इस तरह बात, आप फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे, एक्सपोर्ट्स पे बात करो। आप एक्सपोर्ट आपकी डिक्लाइन, हीले बहाने ड्रामे, हीले बहाने ड्रामे, जीएसपी नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। अब कॉस्ट ऑफ फंड आपके कम कर दिए, जीएसपी प्लस आपको दिला दिया, ठीक है, बिजली के निर्ख इनको कम भी करके दे दो, यकीन करो रिजल्ट वही आएगा इनका। क्यों? विजन नहीं, विजन नहीं है। वो विजन चाहिए हमारे मुल्क को, जो हमारा वो इकोनॉमिक विजन चाहिए, वो बिजनेस की विजन चाहिए। ये एक बिजनेसमैन मुल्क को बदल देता है, एक ब्रांड पूरे मुल्क की इंडस्ट्री को बदल देता है, एक ब्रांड। और वो एक ब्रांड हमारा नहीं हम बना पा रहे, इतने साल हो गए हम एक ब्रांड नहीं बना पा रहे। आप कोई और टैप कर लें, मैंने तो 2 को छेड़ दिया आपके सामने कि वो बहुत। बैंकिंग सेक्टर एक वक्त यही था ना, आप ही के बैंकर थे। मैं ये नहीं कहता नोटोरियस बात है, लेकिन आगा हसन आबदी आप ही के बैंकर थे ना। उन्होंने बीसीसीआई बैंक बनाया, चलो गलत बनाया, बुरा किया, ये किया, वो दुनिया में छाए। अब बताओ, क्या नॉर्थ अमेरिका में जाकर आपका बैंकर बैंकिंग कर सकता है? क्या बरतानिया में जाकर आपका बैंकर बैंकिंग कर सकता है? अब नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसे कैंडी क्रश पे लगा दिया। हाँ, अब हमारे साथ जनाब शामिल गुफ्तगू होंगे इख्तियार बेग साहब, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आते हैं, लेकिन आज मैं इनसे थोड़े तल्ख और मुश्किल सवालात पूछूंगा। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। ओहो भाई, दोबारा से रब्ता करें, बड़े आम मेहमान हैं हमारे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार। हाँ, उनसे दोबारा बात करते हैं। बड़ी आम गुफ्तगू है और ये बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ बात करते हुए। मसला हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे क्या है कि टेक्सटाइल से लोगों ने दूरी इख्तियार कर ली। टेक्सटाइल से लोग अब भाग रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो रिजल्ट यील्ड नहीं करके दे रही। क्यों रिजल्ट यील्ड नहीं करके दे रही? हमारे जहन में सवाल ये पैदा होता है, अब किसी इंडस्ट्री को हाथ लगा लो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर विजनरी लोगों का होना ज़रूरी है। लेट्स मेक इट अ फैक्ट कि आपको समझना है कि जनाब हमें विजन की ज़रूरत है। आप किसी सेक्टर को छू लें, किसी सेक्टर को हाथ लगा लें, नेम एनी सेक्टर ऑफ योर चॉइस, आप बताते जाएं, मैं बताता जाऊंगा आपको। फाइनेंशियल सर्विसेज को आप उठा लें, मतलब स्टॉक मार्केट को आप उठा लें, मेरी तरफ से कैपिटल मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट पे डिस्कस कर लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कमोडिटी मार्केट पे डिस्कस कर लें, आपने किया क्या अपने साथ? क्या जो कुछ कमोडिटी मार्केट के अंदर पाकिस्तान में किया गया, क्या आज उसका कितना वॉल्यूम है? मैं नहीं ज़्यादा छेड़ना चाहता। लोग मुझे ग्रोथ की बहुत मिसालें दिया करते थे कि हमारी कमोडिटी मार्केट के अंदर इतनी ग्रोथ हो रही। कहाँ लाए हो आप? आज 118 पर भी यानी $1118.36 पर आउंस के ऊपर भी क्या गोल्ड वो रिटर्न दे पा रहा है उन लोगों को जिन बेचारों ने 1800 के ऊपर लिया था? आप मुझे बताओ, नहीं समझ में आई? कंफ्यूजन क्लियर करो मेरी। एक साल के अंदर $100 वाली चीज़ जो है वो 33-32 के ऊपर आ गई। आप मुझे ये बताएं कि वो कहाँ जाएगी? यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी तरह माशी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, मैं चाहूँगा कि उनको वेलकम करूँ शो पे। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया जी सर, लेकिन आज मैं आपसे बड़े तल्ख और सख्त सवालात पूछूंगा, क्योंकि मेरे दिल में उबलते हुए बहुत से सवालात हैं। बात यह है कि दुनिया भर में एंटरप्रेन्योरशिप जो है, आप चूँकि मईशतदान ख़ुद भी हैं और उसके साथ कारोबारी शख्सियत भी हैं, बात यह है कि वो ड्राइव करती है पूरे मुल्क को। हमारे मुल्क के अंदर वो विजन एग्जिस्ट नहीं करती एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। हर इंडस्ट्री को अगर मैं हाथ लगाता हूँ तो शिकायत ज़रूर अपनी जगह पर मौजूद हैं और बहुत सी हक बजाने बिल्कुल सही बात भी की जाती। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, एंटरप्रेन्योर तो वो है कि जो रेगिस्तान में जाए और वहाँ पे रेत बेच कर दिखा दे। तो मेन इशू ये है कि हमारे मुल्क के तो अजीब अलमिया है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से बिजनेसमैन में विजन नहीं है। कुछ लोग हैं पढ़े लिखे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं पूरे स्पेक्ट्रम में देखूं, शायद आप अपनी फ्रेटर्निटी को डिफेंड करें, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे प्राइवेट सेक्टर ने कोई इतना बड़ा काम करके अभी पिछले 10 साल में दिखाया हो। मैं चाहूँगा आप इस मौजू को डिफेंड भी करें, और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आप अपने दलाइल भी दें इसमें। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल होती है जी, जो आजकल में कुछ बढ़ने की, जुस्तजू करने की, सेल्फ में तरक्की हासिल करने की होती है। और वो अशखास जो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं वो कामयाबी की बुलंदियां छूते हैं। करोड़ों ऐसे मिसालें हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तो लुटपुट के लोग आए थे। यहाँ तो कुछ भी लोगों की जायदादें नहीं थी। आज आपने इस मुल्क में जो तरक्की देखी है, लोगों के अपने जहाज हैं, अपने एयरक्राफ्ट जेट पे वो जाते हैं, मीटिंग अटेंड कर कर आते हैं। तो ये सब चीजें यहीं पे हासिल की गई, इसी सरजमीन से, इसी धरती माँ से, इसी जरखेज जमीन से ये सब दौलत हासिल की गई। सर, लेकिन बात यह कि चाइना के अंदर तो उनके पास रोटी खाने को नहीं थी। वो आज को कहाँ खड़े हुए, दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की भी। हम अकेले रेस में दौड़कर तो आखिरी पोजीशन या पहली पोजीशन पे नहीं आ सकते ना। मुसाबकत का भी एक अमल है। एक कुछ ममालिक हैं 1952 में आज़ाद हुए, उनकी मईशत हमसे 4 गुना ज़्यादा है। वही वियतनाम सर, सड़कों पे लोग रुल रहे थे, तबाह हो गया था पूरा मुल्क। पूरे मुल्क को जो है समझे बुलडोज कर दिया गया था, जंगलों को आग लगा दी गई थी। आज उसकी एक्सपोर्ट हमसे बढ़ गई सर। इस तरह तो वो भी जवाब पेश कर सकते हैं कि उनकी बड़ी अजीम कौम है। मैं तो उनको भी सलाम पेश करता हूँ। मुझे जरा सा बोलने दे। जी जी। दूसरी चीज ये है कि ये जरूरी है, ये बात सही है आपकी, कि हमारे यहाँ लोगों के यहाँ एक सेट मुलाजमतें करने का रुझान है, और वो भी गवर्नमेंट की मुलाजमतें। बच्चे जो पढ़ते हैं वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि कस्टम में, इनकम टैक्स में या गवर्नमेंट के इदारों में उनको जॉबें मिल जाए, और वो वहाँ पे बाबूशाही के तरीके पे पैसे भी कमाएं और पावर का भी मजा लें। सही है ना? ये ब्यूरोक्रेसी का एक तबका है और लोग, लेकिन हमारे मुल्क में महदूद वसाइल हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, और गवर्नमेंट का काम इतनी ज्यादा जॉब्स पैदा करना नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर पैदा करता है। और आजकल मशीयत और सनत जमूद का शिकार है। नई सनतें नहीं लग रही, तो नई मुलाजमतें नहीं पैदा हो रही, लिहाजा मुल्क में हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज ये हुई है कि हमारे यहाँ मुल्क में इतने वेरिएबल्स हैं, इतनी रेगुलेटेड एजेंसीज हैं कि आदमी जो पहले सनतकार थे, अब वो भी सनतें बेच के अपनी ट्रेडिंग की तरफ आ रहे हैं, सनतें बेच के कंस्ट्रक्शन की तरफ आ रहे हैं, सनतें बंद करके वेयर हाउसिंग में उनको कन्वर्ट करके और वेयर हाउस का रेंट लेके वो आराम से बैठे हैं। अब उन्हें वो एजेंसीज नहीं तंग करें कि सोशल सिक्योरिटी, ओल्ड एज बेनिफिट, लेबर, 32 एजेंसियां थी कि जो दरवाजे पर खटखटाती थी, और वो कहती थी मिलना मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर से, और नीचे किसी से मिलने को तैयार नहीं होते थे, लेबर मैनेजर या लेबर ऑफिसर वगैरह से। तो ये चीजें भी देख के लोगों में एक रुझान चेंज होता गया आस्ते आस्ते कि यार सनतकारी में हेडिक है। मैं अपने बच्चों को आपको एक मिसाल दूंगा, बाहर से पढ़कर आए हैं, हार्वर्ड से मास्टर्स करा है, और बिजनेस मैनेजमेंट में उन्होंने बेहतरीन बिल गेट्स वगैरह के साथ बैठ के लोग लंच और विजन 2030 बनाते थे, डिस्कस करते थे। उन्होंने जब यहाँ पे देखा तो उन्होंने भी यही बतलाया कि वेरिएबल्स इतने हैं, अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाती है तो मालिक को लेके अंदर कर दिया। सही है ना? अगर कोई वर्कर गिर गया ड्राई सिलेंडर में और हाथ जल गया तो
बॉर्न सेंटर में वो तो उसको पहुंचाएंगे और वहाँ जियो वाला भी पहुंचा हुआ होगा या किसी और चैनल वाला भी पहुंचा होगा कि जी ये लेबर के साथ ये ज्यादती हो गई है। तो ये चीजें भी देख के लोग आस्ते आस्ते सनतकारी के अमल से निकल के अब वो ऐसे बिजनेसेस में जा रहे हैं जहाँ पे रेगुलेटेड एजेंसीज तंग नहीं करें, जहाँ पे गवर्नमेंट के इदारे उनको तंग ना करें, जहाँ पे ऐसे खतरात ना हो कि खुदा ना खास्ता अगर कोई बॉयलर फट गया तो मालिक को और 6 डायरेक्टर्स को उसी दिन FIR कट जाए और वो बेल कराता फिरे और उसको बंद कर दे। ये एक रुझान है जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता और ये बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि मैं उसी फर्टिनिटी का हूँ, यही करता हूँ। लोग सुबह सुबह शाम जब बैठते हैं बातें करते हैं तो ये बातें सुनने में आ रही हैं और ये हकीकत है। हुकूमत को चाहिए कि इस रुझान को चेंज करें और उसके लिए जरूरत है कि अपने लेबर लॉज को रिवाइज करें और दूसरे एजेंसीज जो 23 एजेंसीज एक फैक्ट्री के ऊपर हर रोज 2 या 3 एजेंसी चक्कर लगाती हैं, खत्म करके 5-6 एजेंसीज बनाएं। भले पैसे जो 23 से लेते हैं वो 5 से ले लें, लेकिन उनको वहां जहमत ना हो क्योंकि हमारा जो टाइम होता है प्रोडक्टिव टाइम वो हम मार्केटिंग में इस्तेमाल करें, वो हम एक्सपोर्ट्स में इस्तेमाल करें, वो हम रिसर्च में इस्तेमाल करें। ना कि एक आदमी कहता है मैं वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूँ और मुझे आप बट्टे दें, मुझे तोलने हैं कि आप सही बट्टे। वो भाई अब तो बट्टे खत्म हो गए, अब तो डिजिटल स्केल का जमाना है, लेकिन एक डिपार्टमेंट है वेट एंड स्केल जी, का, मैं जानता हूं, वो वेट्स एंड मेजर्स जी चेक करने आती। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर मुझे एक चीज़ बताएं ना, इसका मतलब ये है कि ये जो ऑनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये गवर्नमेंट के साथ लाई करती है। इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट जो है, अगर मैं बात को कुछ घुमा फिरा के करूँ तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो वियतनाम की गवर्नमेंट से भी ज़्यादा कमज़ोर है इस मामले में कि बिज़नेस को फ़रोग दे, और कंबोडिया से भी ज़्यादा कमज़ोर है, मलेशिया से भी ज़्यादा कमज़ोर है, और यानी ख़ित्ते के अंदर जितनी हुकूमतें उनसे ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि और कोई वजह हो नहीं सकती। देखें मुसाबकत का अमल बड़ा ज़रूरी है, कंपेटिटिवनेस के अंदर हम पीछे रह गए हैं सर। जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत है जी, हमारे यहाँ लेबर्स को हमने पूरी पावर दी है और अब भुट्टो साहब ने लेबर को जुबान दी, लेबर को पावर देने के बाद ड्राइंग रूम की सियासत को वो मैदानों में लेकर आए और आज आप ये देखें कि PIA के लिए उन्होंने कह दिया ऑफिस बंद कर दिए हैं और 2 तारीख से फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर होगा। इसी तरह आपने देखा है कि दूसरे इदारे भी जो गवर्नमेंट के हैं वो अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हैं और पैरालाइज कर देते हैं चीजें। लेकिन ये जो इदारे हैं, ये जो ममालिक जिनके आपने नाम दिए, वियतनाम है, कंबोडिया है, यहाँ पे इतनी सर बांग्लादेश है, बांग्लादेश को ना भूलें सर, बांग्लादेश। नहीं, पहले तो मैं आपको कंबोडिया और वियतनाम में सख्त लेबर लॉज नहीं है, अच्छा। वहाँ इतनी पावर्स नहीं दी हुई हैं, लिहाजा वहाँ पे सनत जब चलती है तो उसको रोकना का बहुत कम जवाब बनता है। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में एक एक्सपोर्ट कल्चर डेवलप हो चुका है। एक्सपोर्ट कल्चर के माने ये होते हैं कि एक झाड़ू लगाने वाला से लेके एक कस्टम का कलेक्टर और कॉमर्स मिनिस्टर और फिर वजीर आजम के जहन में है कि किसी तरह से एक्सपोर्ट बढ़ा के डॉलर अर्न करना है। सबसे ज्यादा दुनिया में हड़तालें बांग्लादेश में होती हैं, लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि फैक्ट्री के वर्कर्स को रोका नहीं जाता। वो माइया लेडीज वर्कर्स अपने काम से उन फैक्ट्रीज में जाते हैं और एक बिल्डिंग में 2-2 हजार वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं, वर्टिकल बिल्डिंग्स होती हैं, मैंने खुद देखा है। इसी तरह में एक मिसाल दूं आपको, जापान में एक कंटेनर जा रहा था और उस कंटेनर को पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस ने रोका, कोई खिलाफ वर्जी की होगी। उन्होंने कहा कि जी ये सेलिंग है इसकी जहाज की, ये मुझे पहुंचाना है। उसने नंबर नोट किया और उनसे कहा आप जाएं और मैं बाद में फोन पे तफसील लेके आपको मुखालफा काट दूंगा। क्यों? तो वो एक कंटेनर को नहीं चाहते थे कि वो स्टैंडर्ड होकर रुक जाए और जहाज छूट जाए उसका और एक्सपोर्ट हमारी मुतासिर हो। ये एक्सपोर्ट कल्चर है, इसका नाम है एक्सपोर्ट कल्चर, जिसमें हर आदमी की सिर्फ ये सोच होती है कि मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक्सपोर्ट कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ
5-5 दिन आपने देखा पोर्टें बंद रही हैं, जहाज पे शिपमेंट कैंसिल होती रही हैं, हमारे रोड बंद हो जाते हैं, कंटेनर अप कंट्री का कराची पोर्ट सिटी में आ नहीं सकते, यहाँ से ऊपर जा नहीं सकते। तो ये सब चीजें हैं, ये हकीकतें हैं, तो हमें मानना पड़ेगा। बड़ी अहम बात और बड़ी अहम गुफ्तगू आपके साथ हमारी जारी थी। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने अहम नुकात के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू हुई और बड़ी बोल्डली आप हमेशा चैलेंजेस को फेस करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, हमने गुफ्तगू की और मेरे ख्याल उसके अंदर उन्होंने यही जिक्र किया, ज़ाहिर पर डिफेंड करना भी उनका हक़ है, और उन्होंने कुछ ऐसे इशूज़ को रेज़ किया जिसकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर जाती है, यानी गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू डिलीवर। मेरी आर्गूमेंट को मैं नलीफाई नहीं करता, लेकिन दूसरे की बात बहुत ज़रूरी होती है सुनना। उन्होंने जो बातें की, बहुत वैल्यूबल बातें की, बहुत ज़रूरी बातें की, और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि रीजन के अंदर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। नाज़रीन, आप समझने की कोशिश करें, जो बात मैं कर रहा हूँ वो बिज़नेस से इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि श्रीलंका इमर्जिंग पावर, ईरान आपको खा जाएगा, आपकी मईशत को खा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ये जो जियो स्ट्रेटेजिक आप बातें पढ़ा करते थे ना, ये सारी जियो स्ट्रेटेजिक आपकी गई, इसको आप भूल जाएं। इंडिया आपका कंपेटिटर, वो आपसे माशी तौर पर बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, वो हर फील्ड के अंदर आपका कंपेटिटर है, आपका हर तरह से दुश्मन है, लेकिन वो आपसे आगे निकल चुका है। चलो अब इसकी तफसील और इतनी ज़्यादा नहीं करते, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर वाले ही हमारे ज़्यादा देखने वाले, वो कहीं नाराज़ ना हो जाएं, सबको खुश भी रखना है। इधर ही इंडिया का जिक्र आया तो बॉल ऑफ डायलॉग नाउ इन इंडियाज़ कोर्ट, ये हमारी डेली टाइम्स की शह सुर्खी है, और ये कहा है जनाब पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान में किसने कहा है? जनाब सरताज अजीज़ सेज इस्लामाबाद इज़ वेटिंग फॉर न्यू दिल्ली टू सजेस्ट डेट्स फॉर फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स, और फॉरेन ऑफिस अर्जेस इंडिया टू स्टॉप हर्लिंग अनसब्सटेंशिएटेड टेरर एलिगेशंस। बिल्कुल जनाब, बहुत सही बात की है, उनकी अनसब्सटेंशिएटेड टेरर एलिगेशंस हैं और हमारी सब्सटेंशिएटेड हैं। हमें चाहिए कि हम अपने प्रूफ के साथ इंडिया को दें कि हमारे मुल्क के अंदर वो कितनी दहशतगर्दी फैला रहा है। मैं हमेशा आई ऑलवेज़ आस्क पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, आप गौर से समझें, हमारी मईशत को, हमारी कौम को, हमारे लोगों की इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करना आपके लिए नुकसानदेह। ये एक अकेला प्रोग्राम है जो कि नई दिल्ली के अंदर भी देखा जाता है, बम्बई में भी देखा जाता है, हैदराबाद शहर, हैदराबाद दक्कन इंडिया का जो है वहाँ पर भी देखा जाता है, और दीगर हिंदुस्तान के शहरों के अंदर देखा जाता है। हिंदुस्तान के बहुत अहम सियासतदान प्रोग्राम को देखते हैं। इसीलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के अंदर ही इस रीजन की फलाह बहबूद और तरक्की है। आप हमारे मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाकर, हमारे मुल्क के अंदर इंतशार का बीज बोकर, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी फैलाकर, इंडिया वालों से कह रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। ये आग अगर यहाँ हल्की सी भी लगी तो याद रखें कि हवा का रुख आपकी तरफ है, ये चिंगारियाँ आपके पास लग जाएंगी और ये चिंगारियाँ शोलों में तब्दील हो जाएंगी, और ये फिर शोले आपके मुल्क में भड़केंगे, जो कि भड़कना शुरू हो गए, फिर आपको मुसीबत होगी, प्रॉब्लम होगी। हमारे साथ बैठें, बात करें। हम और आप दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन हम और आप अमन के साथ ज़रूर रह सकते हैं। हमारा मुल्क बड़ा मुनफरिद है। अमन कहने वाले जंग छापते हैं, जंग कहने वाले अमन छापते हैं। बड़ी गहरी बात कह गया हूँ, समझने वाले लोग समझे होंगे और ना समझ कोई बात नहीं। LHC लाहौर हाई कोर्ट स्टेज वर्क ऑन ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट। वैसे ये खट्टे खट्टे रंगों के ट्रांसपोर्ट के जो लेकर आए, ये सारा रहमान मलिक की टाइयों के नामों के ऊपर इन्होंने सारी लाइनें बनाई हैं अपनी, बस की लाइन, ऑरेंज लाइन, पर्पल लाइन हैं। खैर एनीवे, ये बता दूं, लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया है जुमेरात को कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो 200 गज़ हिस्टोरिकल साइट से आसपास जो है वो रूट पे आएगा अगर तो उसको स्टे करवा दिया। तो अब हमें समझना है इस बात को, ये तमाम जो हमारी हिस्टोरिकल जगह हैं, 11 हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आती हैं इसमें। लाहौर का शहर भी हमारा अपना शहर है, मैं लाहौर में रहा भी हूँ। लाहौर में मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी प्रोग्राम देखते हैं, चंद एक MP है, MNA भी हैं, नहीं रिश्तेदार नहीं, दोस्त। लाहौर रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, शालीमार गार्डन, चौबुर्जी, सेंट एंड्रयूज़ चर्च, GPO बिल्डिंग, बहुत अहम बिल्डिंग है, हमारी पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, टूम ऑफ मेहरुनिसा, बद्दू का हवा, अच्छा टॉम ऑफ बाबा मौज दरिया, शाह चिराग बिल्डिंग, आवान औकाफ, एंड वन मोर टॉम,
आई डोंट वांट टू मिस प्रोनाउंस थिंग्स। अब वो बात ये कि मैं काफ़ी अरसे से गया भी नहीं और फिर मैं नाम याद भी नहीं रखता। खैर ये मेरी गलतियाँ हैं, मुझे बस याद रहता है कुकूज़, डैन वगैरह वगैरह, इधर मैं जाता आता हूँ। एनीवे, इसके साथ ही जनाब हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं आपको दोबारा से मार्केट के मुतालिक बता दूं। लेकिन आज की मार्केट मुझे तो यहाँ किसी पट्टी पे या टिकर पे दिखाई दे तो मैं आपको बतला पाऊँगा, लेकिन मुझे अभी बतलाएंगे। हाँ, अब यह है कि आज की मार्केट के मुतालिक आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मार्केट किसी भी समय जा सकती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में इस वक्त वॉलेटाइल बिहेवियर हो सकता है। अब एक अच्छी खबर तो यहाँ पर मौजूद है कि तेल की कीमतों के अंदर इजाफा होगा। $34 पर अगर तेल की कीमतें आ गई हैं, इजाफा हुआ है, होगा नहीं हुआ है। अब उसके असरात बैनुल-अक़वामी मंडियों पर क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान की मईशत पिछले 8 माह से सिर्फ़ और सिर्फ CPEC के चर्चे की बुनियाद के ऊपर बढ़े जा रही थी, लेकिन CPEC के अंदर आप ये भूल गए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना का भी एक किरदार है। चाइना की मार्केटें जो हैं वो टंबल कर चुकी हैं, गिर चुकी हैं। और हमारी ही इंटरनेशनल बिज़नेस के पेज की खबर ये है कि इस महीने उसके नुकसानात 25% से यानी तकरीबन 13 ट्रिलियन युआन, $2 ट्रिलियन नीचे जा चुके हैं, लॉसेस हो चुके हैं। तो अब उसके असरात कहीं ना कहीं मुरतब तो होंगे। अब सबसे पहले कुर्ब-ओ-जार में ही होते हैं, तो हमें इस चीज़ में मोहतात होकर चलना है। आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर बिज़नेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। हर बुलेटिन के बाद आपको बिज़नेस प्लस के ट्विटर और फेसबुक पता लगेगा, उसको आप लिख लीजिए, अपनी फीडबैक भेजिए। अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो मेरा नाम अली नासिर है, शनाख्त मेरी बिज़नेस प्लस है। नोटू मेरे पास है नहीं, फेसबुक के ऊपर मैं अपनी तशहीर कर नहीं सकता। गूगल पर लिखें अली नासिर बिज़नेस प्लस, मैं ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से मिल ज़रूर जाऊँगा। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मुस्तकबिल में कोशिश करेंगे आपके सवालात को और ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।